Hello, friends, and welcome to the UPSC revision series. So this is lecture number, I think, third overall. ओवरऑल फोर्थ लेक्चर होगा, फिफ्थ लेक्चर है। क्योंकि कल हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखे थे, उनके थ्रू कुछ हमने जानने की कोशिश की थी। ये हम दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, प्रीलिम्स टिडबिट्स फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है ना। तो जो भी हम देखे करके देखेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट एक न्यूज में थी, बता दूं आप लोगों को, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स करके एक रिपोर्ट है जो न्यूज में रहती है। पहली चीज जो यूपीएससी पूछ सकता है कि ये निकालता कौन है, तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स निकालता है जर्मन वॉच, विच इज अ बॉन बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बॉन में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं जर्मन वॉच, और वहां से निकलता है आपका सीआरआई यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। According to this report, India has been ranked ninth in the list of countries worst affected by climate-related disasters in the last 30 years. पिछले 30 सालों में इंडिया की रैंकिंग इन्होंने नाइन्थ रखी है इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज वर्स्ट इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो क्लाइमेट रिलेटेड जो डिजास्टर्स हैं उनमें नाइन्थ रैंक पर है। और 2023 में जब ये रैंक आई थी तब इंडिया 8th पोजीशन पे था, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा रैंक आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे केवल ये पूछ सकते हैं कि सीआरआई यानी कि क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन निकालता है। जर्मन वॉच निकालता है। अगर वो एक्स्ट्रा आपसे पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि जर्मन वॉच एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली जो न्यूज है वो है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025। तो ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जीटीआर कौन निकालता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। और ये जीटीआर निकाली गई है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के लिए, ठीक है ना। और इसमें ऑब्वियस सी बात है, इंडिया जो है इट हैज अचीव्ड ओनली अ 21% रिडक्शन इन न्यू केसेस एंड 28% रिडक्शन इन डेथ्स बिटवीन 15 से 24। 2015 से 24 तक जो इंडिया ने रिडक्शन अचीव किया है नए केसेस में, केवल 21% का है, और जो डेथ में रिडक्शन अचीव किया है वो 28% का है, ठीक है ना, याद रखेगा। एंड हमने जो एंड टीवी माइलस्टोन सेट किया अपने लिए वो 2025 किया है, एंड जिसमें हमने ये सोचा था कि 50% हम रिडक्शन कर लेंगे टीवी इंसिडेंसेस में, एंड 75 रिडक्शन कर लेंगे टीवी डेथ्स में। एंड टीवी माइलस्टोन्स जो हमने बनाए थे 2025 के लिए वो था कि 50% तक, 2025 में 50% तक हम नए केसेस डिक्रीज कर लेंगे और 75% तक डेथ डिक्रीज कर लेंगे। दोनों ही हम कहीं से कहीं तक क्लोज नहीं है। और वर्ल्ड में जो हाईएस्ट टीबी का कहना चाहिए एक तरीके से वेटेज है वो भी इंडिया के ऊपर लाई करता है। और टीबी जो होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो यूपीएससी पूछ सकता है, किसके कारण होता है। इट्स अ बैक्टीरिया विच इज नोन एज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। और मेनली ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इफेक्ट क्या करता है, तो ये लंग्स को अटैक करता है, लेकिन ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स को ही इम्पैक्ट करेगा, बाकी पार्ट्स को भी कर सकता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो होता है वो आपका 24 मार्च 24 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम थी यस वी कैन एंड टीवी, कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। यस वी कैन एंड टीवी, कमिट कमिट इन्वेस्ट एंड डिलीवर। तो थोड़ा सा मेरे को 2 मिनट का आप ब्रेक दीजिए, क्योंकि बैटरी बिल्कुल डाउन है और मुझे यहाँ पे आई थिंक चार्ज पे लगाना पड़ेगा, है ना। तो इफ यू कैन, क्योंकि मैं वीडियो पॉज नहीं कर सकता, सो गिव मी अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। चार्जर है, बन रहा है, वीडियो बना रहा हूँ, चार्जर डाउन था। ओके, सॉरी। सो आई हैव सेड दैट नाउ। तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा थोड़े मैंने कुछ फैक्ट्स और लिखे हुए थे, वो भी आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिखा है जो टाइप्स हैं टीबी के, वो पहले तो डिपेंड करते हैं कि व्हाट इज द साइट ऑफ इन्फेक्शन, है ना, बेस्ड अपॉन। क्योंकि उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। लेट्स गो टू द वर्ड।
वर्ड में आपको ज्यादा बड़ा दिखेगा कंसेप्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे देखो अब आपको दिख रहा होगा। पहला जो है टीवी का टाइप वो है बेस्ड अपॉन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें दो मेनली है। एक तो पल्मोनरी टीवी जो बहुत ज्यादा कॉमन टीवी है, जो लंग्स को इम्पैक्ट करती है। देन दूसरी है, ये मोस्ट कॉमन एंड इन्फेक्शियस भी होती है। इसमें सिम्टम्स है परसिस्टेंट कफ, 2 हफ्तों से ज्यादा की खांसी, हिमोप्टिसिस, देन फीवर, वेट लॉस, ये सारी चीजें। देन सेकेंड टाइप होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी, जो कि लंग्स की जगह किसी दूसरे ऑर्गन को इम्पैक्ट करती है। तो ये इतनी वैसे कॉमन नहीं होती, इट अफेक्ट्स अदर ऑर्गन, यूजुअली लेस इन्फेक्शियस होती है, ये भी याद रखेगा। कॉमन फॉर्म्स होते हैं जैसे टीबी लिम्फेडेंटिस, जिसमें लिम्फ नोड्स जो होती हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ये होता है, इसका वो है टीबी मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन को इम्पैक्ट करती है। टीबी बोन्स एंड जॉइंट, जो कि पॉट्स स्पाइन कहलाता है। देन देन आपका एब्डोमिनल, ये सारी चीजें हैं। ये अलग अलग एक्स्ट्रा पल्मोनरी के टाइप्स हैं। देन डिसीज एक्टिविटी के हिसाब से अगर हम देखें तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन भी होता है। बाद से अगर कोई पूछ ले कि लेटेंट टीबी क्या होती है, तो लेटेंट टीबी वो होती है जो कि प्रेजेंट है बट इनएक्टिव फॉर्म में है। प्रेजेंट बट इनएक्टिव, ये आपकी लेटेंट टीबी है। इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, कुछ इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर इम्यूनिटी गिरी तो फिर से रीएक्टिवेट हो जाती है। देन दूसरी होती है एक्टिव टीवी, जो कि बैक्टीरिया जिसमें एक्टिवली मल्टीप्लाई करते रहते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें इन्फेक्शियस होगी ही होगी। ये स्पेशली पल्मोनरी टीवी इसी तरीके की होती है। देन थर्ड जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो है ड्रग बेस्ड ड्रग रेजिस्टेंस। तो ड्रग से कितना रेजिस्टेंट है टीवी, उसके हिसाब से। तो एक होती है जैसे डीआर, यानी ड्रग रेजिस्टेंट टीवी जो होती है, ठीक है। तो इसमें ज्यादातर बेसिकली ड्रग सेंसिटिव टीवी होती है, सॉरी, ड्रग सेंसिटिव टीवी। ड्रग्स फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं उनसे ठीक हो जाती है। जो ड्रग रेजिस्टेंट होती है, ड्रग रेजिस्टेंट में भी अब अलग अलग टाइप होते हैं, एक एमडीआर और एक्सडीआर। एमडीआर मतलब कि जो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, ये दो तरीके की दवाइयां हैं, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन, अगर ये रेजिस्टेंट है ये टीबी, तो आपकी एमडीआर कहलाएगी। एक्सडीआर जो है वो है मतलब एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, ठीक है ना। तो एक होगी एमडीआर है ना, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, और एक्सेसिव ड्रग रेजिस्टेंस हो गया एक्सडीआर वाला। तो एमडीआर वाली तो आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन तो काम नहीं करती है इसमें। इसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स और सेकंड लाइन ड्रग्स भी काम नहीं करती है, ठीक है ना। एक एक केवल रिफेम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी भी कहलाती है, आरआर जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी टीवी हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। मैंने आपको ये बताना था, ये जो टीवी की वाले टाइप्स हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोग को। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली न्यूज है रमन रमन फेस्टिवल के बारे में। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी रिसेंटली रमन फेस्टिवल अटेंड किया था। रमन फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है वो लेट अप्रैल, बैसाखी के दिनों में सलूर और डुंगरा नाम के उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चामोली में दो गांव हैं, उत्तराखंड का है रमन फेस्टिवल। एंड वहां पर एक गॉड थे, भूमियाल देवता, जो वहां के लोकल गॉड थे, लोकल डिविनिटी माने हैं, भूमियाल देवता, है ना। एंड उन्हीं को पूजते हुए ये सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा, इसको यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में शामिल किया गया था 2009 में। ऑब्वियस सी बात है, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कौन से हैं। तो एक बार लेट मी ओपन द लेट मी ओपन द यूनेस्को इंटेंजिबल इंडिया, केवल इंडिया के अपन सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूनेस्को की ही वेबसाइट अपन ने खोल ली है। तो आप देखो सबसे लेटेस्ट जो एडिशन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं यूनेस्को की वेबसाइट से ही आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। तो अगर आप देखो लेटेस्ट जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में यूनेस्को में ऐड हुआ है 2025 में, वो दीपावली ऐड हुआ है 2025 में। 2024 में देखो इसमें नवरोज, नवरोज या ये सब जो इसके अलग अलग वेरिएंट है, ये ऐड हुआ था 2024 में। 2023 में गरबा डांस ऑफ गुजरात, 2021 में दुर्गा पूजा ऑफ कोलकाता, 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योगा, 2014 में ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द ठटेराज ऑफ जंदियाला गुरु पंजाब। जो जंदियाला गुरु पंजाब में रहने वाले ठटेराज हैं, वो जो यूटेंसिल मेकिंग करते हैं उनके लिए ऊपर था ब्रास एंड कॉपर की।
2013 में संकीर्तन विच इज अ मणिपुर रिचुअल डांसिंग एंड ड्रमिंग, 2013 में उसको किया गया था। 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, रेसिटेशन ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट। 2010 में तीन चीजें ऐड हुई थी, छाऊ डांस जो आपका आई थिंक इधर ईस्टर्न साइड का है, छाऊ डांस, देन कलबेलिया फोक डांस है राजस्थान का, है ना, स्नेक स्नेक और वो कलबेलिया डांस बहुत फेमस है। देन मुडियेट्टू, मुडियेट्टू इज अ रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, केरला का मुडियेट्टू। 2009 में रमन जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ गढ़वाल हिमालय, उत्तराखंड का बेसिकली। 2008 में तीन चीजें थी, कुटियट्टम्स विच इज द संस्कृत थिएटर, ये अगेन दिस इज फ्रॉम आई थिंक केरला ओनली। देन ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, है ना, वैदिक चैंटिंग की ट्रेडिशन, रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण, ये तीन चीजें थी ना। कुटियट्टम एक बार मैं और क्लियर कर देता हूँ, कुटियट्टम फ्रॉम केरला, जो मैंने आपको बताया ना, इट्स फ्रॉम केरला ओनली, तो इट इज फेमस इन केरला स्टेट। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये लिस्ट याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला न्यूज है, जो टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में था, वो था 150 साल हुए हैं वंदे मातरम सॉन्ग के। ऑब्वियस सी बात है, न्यूज में भी था, एक घंटे पूरा एक दिन का डिस्कशन रखा गया था। एंड सॉन्ग वंदे मातरम 7 नवंबर मार्किंग इट्स 150 इयर्स, है ना, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने काफी एक महीने का प्रोग्राम स्टार्ट किया था। एंड इसको लिखा गया था बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा 1875 में, 1875 में उन्होंने लिखा था। और अक्षय नवमी के दिन 7 नवंबर 1875 में लिखा था, 7 नवंबर 1875 में लिखा था इन्होंने। and it was in his literary journal Bang Darshan which was the part of his novel Anand Mat। Bang Darshan नाम का लिटरेरी जर्नल था which was part of the novel आनंद मठ, तो उसके अंदर ये लिखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। और 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने यूनानिमसली वंदे मातरम को एक्सेप्ट किया था एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। एक और फैक्ट ये है कि पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया था, कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के ही सेशन में 1896 1896 में गाया था आपके जो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025। तो 2 दिन का एक नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव हुआ था यशो भूमि विच इज इन न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। अब ये नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 है किस चीज के लिए, तो इट इज बेसिकली इसमें अर्बन प्लानर्स, एक्सपर्ट्स, स्टेक होल्डर्स थे ऑन द थीम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ये बेसिकली इसमें थीम थी, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। 100 इयर्स ऑफ हॉकी की बात चल रही है, तो वी आर सेलिब्रेटिंग द सेंटिनरी सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन हॉकी, 7 नवंबर को हुआ ये भी। एंड इंडियन हॉकी और यहाँ पे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में है, जहाँ पे काफी इसका सेलिब्रेशन रखा गया था, है ना। तो कैसे बेसिकली 100 साल किस चीज के, अब ये हमको देखना जरूरी कि 100 साल किस चीज के। तो एक्चुअली हुआ क्या था, 7 नवंबर 1925 को हॉकी गॉट अ फॉर्मल स्ट्रक्चर इन इंडिया विद द क्रिएशन ऑफ द नेशनल फेडरेशन। जो नेशनल हॉकी फेडरेशन है वो 1925 में बनी थी, 1925 में नेशनल हॉकी फेडरेशन बनी थी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कह सकते हैं कि 100 साल पहले ही इसको एक स्ट्रक्चर मिला था, प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो 100 साल पहले मिला था, ठीक है ना। एंड नेशनल हॉकी फेडरेशन जो है बेसिकली उसने हॉकी इंडिया को, हॉकी इंडिया ने नेशनल हॉकी फेडरेशन को रिप्लेस किया 2009 में। एंड इट इज द ऑफिशियल गवर्निंग बॉडी जिसको दिया गया है कि हॉकी से रिलेटेड चाहे मेन हो चाहे विमेन हो उसको देखें। इंडियन हॉकी टीम ने आज तक 13 ओलंपिक मेडल्स जीते हैं हॉकी में, 13 ओलंपिक्स मेडल वी हैव वॉन, जिसमें से 8 तो गोल्ड हैं जब ध्यानचंद जी का टाइम था, देन 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। 8 golds are there, 1 silver is there and 4 bronze are there, है ना। तो 13 इस तरीके से हमने मेडल भी जीते हुए हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ठीक ठाक, अभी तो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं बीच बीच में देखना पड़ता है ना कि रिकॉर्डिंग हो भी रही कि नहीं, कि मैं कुछ ही बोलता जा रहा हूँ। एक दो बार ऐसा भी हुआ, एक दो दिन बीच में जो लेक्चर नहीं डले थे ना, उसका रीजन यही था कि मैंने पूरा वीडियो बना डाला, बट हुआ ये कि रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन थी। तो कई बार आदमी को, मुझे भी लगता है ना कि यार थक गया, मैं भी क्या करूं। अगला है नेशनल प्रेस डे, तो नवंबर 16 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे के रूप में।
which is for celebrating the role of free and responsible media in India, ठीक है ना। और एक और चीज है कि 16 नवंबर को ही क्यों, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली 1966 में, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1966 में बनी थी बेसिकली इसी दिन, तो उसके कारण भी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 16 नवंबर को एक और दिन है, ऑडिट दिवस भी बोला जाता है। इसी दिन पहले ऑडिटर जनरल जो थे उन्होंने अपना ऑफिस अज्यूम किया था 1860 में, तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो थे इंडिया में, उन्होंने 16 नवंबर को ही अपना ऑफिस अज्यूम किया था। फर्स्ट ऑडिटर जनरल थे कौन, सर एडवर्ड ड्रमंड, एंड ही टुक चार्ज एज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल। ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात तो नहीं चल रही है, चलो एक चीज और देख लेते हैं, हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, हु वाज द फर्स्ट कैग ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। तो ये फैक्ट भी अपन देख ही लें, क्यों ना देखें, है ना, ऑब्वियस सी बात है, देखना चाहिए। इसमें रहता तो होगा, इसमें आता होगा ना। तो यहाँ एडवर्ड ड्रमंड जो मैंने अभी आपको बताया वो फर्स्ट थे। इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 के बाद तो ये वी नरहरि राव ही वाज द फर्स्ट टू अज्यूम ऑफिस, एंड जब रिपब्लिक वाला कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वी नरहरि राव ही थे, तो वी नरहरि राव का नाम आप याद रख लीजिए। इंडिपेंडेंट इंडिया में, या कहना चाहिए जब रिपब्लिक बन गया उसके बाद, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया उसके बाद, वी नरहरि राव और वैसे एडवर्ड ड्रमंड, ठीक है ना। वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025 अभी हुआ है, इट वाज रिसेंटली हेल्ड इन न्यू दिल्ली, याद रखिएगा। वर्ल्ड टॉयलेट समिट इस बार का कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, 19 से 21 नवंबर के बीच में हुआ। और ये होस्ट कौन करता है, तो सुलभ, जो हमारा सुलभ शौचालय है ना, सुलभ सुलभ इंटरनेशनल, उसने इसको होस्ट किया था, वर्ल्ड टॉयलेट समिट 2025। और वर्ल्ड टॉयलेट डे जो होता है वो 19 नवंबर के दिन होता है। थीम इस बार थी सैनिटेशन इन चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये कुछ चीजें बेसिक फैक्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। जनजाति गौरव दिवस के बारे में बता देता हूँ। जनजाति गौरव दिवस जो है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसको अभी सेलिब्रेट किया था, और ये 15 नवंबर को, 15 नवंबर को, इस बार 15 इस बार नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने ही इसको डेजिग्नेट किया है 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। और इस समय फिर भगवान बिरसा मुंडा और इनको दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, याद किया जाता है। बिरसा मुंडा की जो स्टैचू बनाया गया उसको प्रेरणा स्थल कहा जाता है, पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में प्रेरणा स्थल, याद रखेगा। द नेम इज प्रेरणा स्थल, अगर आपसे कोई पूछे प्रेरणा स्थल, इट इज रिलेटेड टू दैट, है ना। और जो बर्थडे है बेसिकली वो आइकॉन बिरसा मुंडा का ही बर्थडे है, सेलिब्रेट किया जाता है। ही वाज बोर्न इन 1875, 15 नवंबर, इसीलिए उसको सेलिब्रेट किया जाता है। 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता था, ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। धरती आबा, द नेम ऑफ बिरसा मुंडा वाज धरती आबा ऑल्सो, यानी कि फादर ऑफ द अर्थ बोला जाता है। एंड बिरसा मुंडा ने पार्टिसिपेट किया था उलगुलन में। उलगुलन किसको बोलते हैं, मुंडा रेबेलियन जो हुआ था। उलगुलन टर्म काफी पूछा गया है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, आई थिंक क्वेश्चन होगा भी। उलगुलन यूपीएससी क्वेश्चन कई बार रहता है, मेरे को याद रहते हैं, तो बट देखो ये आया था, ये मिल गया क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और द ग्रेट टमिल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पे देखो लिखा है रिवोल्ट ऑफ 1857, द मपीला रेबेलियन। क्या होता है यार, ये लोग वाला वेबसाइट ऐसे क्यों बनाते हैं। Revolt of 1857, the Mapila Rebellion of 1921, the Indigo Revolt of 1850 and 60, और बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899, 1900। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बता दिया, आंसर विल बी डी, उलगुलन। तो यहाँ पे देख लो बिरसा मुंडा के रिवोल्ट को कहा जाता है। की पॉइंट्स देख लो, इसके बारे में बता दूं। बिरसा मुंडा बता ही दिया आपको मैंने। बैकग्राउंड ये है कि मेन जो था वो था अगेंस्ट द आउटसाइडर्स, जो आउटसाइडर्स वहां पे आके उनके ट्राइबल कस्टम्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चेंज कर रहे थे, तो उसको उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये सारी चीजें के अगेंस्ट उन्होंने बोला। देन उलगुलन मीन्स होता है द ग्रेट टमल्ट, एंड इट रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग्स, याद रखेगा। और क्रिसमस ईव के दिन बिरसा मुंडा ने मोबिलाइज किए थे ट्रेडिशनल वेपन्स के साथ। दे अटैक्ड द पुलिस स्टेशंस, ऑफिशियल्स, चर्चेस, मिशनरीज, और ऑब्वियसली बात है उनको बदला जा रहा था, उनको चेंज कर रहा था। बाकी रिवोल्ट्स भी देख लो। मपीला रेबेलियन जो है बेसिकली मालाबार रीजन में मपीला रेबेलियन था। इंडिगो रिवोल्ट भी 5960 का रिवोल्ट है, ये भी आप याद रख सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो सेलिब्रेट होता है ऑब्वियसली बात है 26 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, क्योंकि जब आप प्रियम्बल पढ़ते तो बोलते हैं ना, ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1950 वी डू हियरबाय अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। जो अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिविंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को ही हुआ था। तो ये आपको दिन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी रिसेंटली डिजिटल वर्जन आया है कॉन्स्टिट्यूशन का 9 भाषाओं में, जिसमें मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया, आसामी है। और अभी अभी कल परसों की मतलब 5-6-10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि संथाली लैंग्वेज में भी आया है ना, संथाली लैंग्वेज में भी आया है। और फिर संथाली लैंग्वेज में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि संथाली लैंग्वेज कौन से अमेंडमेंट से इंक्लूड हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज में। संथाली आई थिंक 90 सेकेंड, संथाली लैंग्वेज इन, देखो मैं बोल देता हूँ, बताता रहता हूँ, इनको लिखते रहा करो थोड़ा थोड़ा, है ना। 90 सेकेंड जो मैंने आपको बोला वही है, चीजें बदलेगी नहीं, लेकिन मैं इसलिए खोल देता हूँ, एक बार और खोलता हूँ ताकि आपको कंफर्म बताऊं, ऐसा ना हो कि मैं गलत कोई फैक्ट बता दूं और उससे आपका नुकसान हो। देखो लिखा है, द संथाली लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 का। और इसका देखो स्क्रिप्ट क्या है, ओ आई चीकी स्क्रिप्ट या ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट, जो भी आप जाने, जो भी लिखना हो। तो ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइबल लैंग्वेज है, जिसमें अभी रिसेंटली आया ओल्ड चीकी स्क्रिप्ट, इसको जरूर याद रखना, है ना। और ये भी मैंने आपको उस दिन बताया जब न्यूज पढ़ाया था कि डीबीएमएस 4 लैंग्वेजेस थी, है ना, इसके साथ जब 90 सेकेंड। तो ये डोगरी, बोडो, मैथिली एंड संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस हैं जो एक साथ ही आई थी, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, 2015 से, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। 2015 से हो रहा है, ठीक है। और 26 नवंबर के दिन होता है, तो ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगला हम पॉलिटी पार्ट में आते हैं। तो पॉलिटी पार्ट में पहला है ब्लैक स्पॉट डेटा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज जो है वो रिलीज कर रहा है ब्लैक स्पॉट डेटा फॉर 2023-24। ब्लैक स्पॉट डेटा क्या है बेसिकली, ये अभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट सिस्टम बनाया गया है, जो कि इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट्स का एक डेटाबेस है, आईआरएडी जिसको हम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट का डेटाबेस, इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट डेटा है, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली जो कैटेगराइज किए गए हैं ब्लैक स्पॉट्स को, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो स्पॉट्स हैं जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी एक्सीडेंट्स होते हैं, जो क्रिटिकल होते हैं नेशनल हाईवेज में, विच आर क्रिटिकल फॉर द एक्सीडेंट्स एंड ऑल। तो ऐसे डेटा का डेटाबेस बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द लिस्ट बेसिकली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। यहाँ तो न्यूज नहीं है खास, आगे देखते हैं। ये भी नहीं था। एर्थ पे कमीशन आ रहा है, तो गवर्नमेंट ने 28 अक्टूबर को अप्रूव किया द टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द एर्थ पे कमीशन। एर्थ पे कमीशन कितनी सैलरी बढ़ाएगा ये मत पढ़ना, यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि जब तक सैलरी कमीशन अपना फॉर्मूला नहीं बताती और कमीशन नहीं बताती कि क्या फिटमेंट फैक्टर है, क्या कैसे है, तब तक कोई नहीं बता सकता, बाकी सब कयास ही है। ये याद रखना कि एर्थ पे कमीशन हेड कौन करेगा, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी इसको हेड करेंगी। दैट इज अगेन अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। पे कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है। अभी तक अप्रोक्सीमेटली हर 10 साल में किया जाता था, टू रिवाइज द सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ इट्स एम्प्लॉइज, टू डिटरमाइन द पेंशन पेमेंट्स, टू डिटरमाइन द मिनिमम वेजेस, ये सारी चीजें है ना। सिंस 1947 अभी तक 7 पे कमीशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, 7th पे कमीशन हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। एक और फैक्ट इसमें ऐड कर लो, 7th पे कमीशन का हेड कौन था, 7th पे कमीशन हेड जस्टिस अशोक कुमार माथुर, ए के माथुर, ठीक है ना। हाँ ये आता था यार, है ना, ए के माथुर आपको याद रखना है, 7th पे कमीशन के हेड थे। इस बार जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी हैं। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। उत्तराखंड टर्न्स 25, तो उत्तराखंड मार्क्स 25 इयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन ऑन November 9। तो ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश से कार्व आउट हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। एंड ये बेसिकली 27वां स्टेट बना था, ये भी आप याद रख सकते हैं। ऑपरेशन पिंपल, अब ऑपरेशन पिंपल क्या है बेसिकली, तो बता देता हूँ आप लोग को। ऑपरेशन पिंपल के अंतर्गत अभी कश्मीर में बेसिकली कुपवाड़ा जो रीजन है वहां पर दो इन्फिल्ट्रेटर्स को मारा गया, ठीक है। तो एक याद रखेगा, ऑपरेशन पिंपल किससे रिलेटेड है।
सहकर डिजी पे एंड सहकर डिजी लोन, ये दो एप्स हैं जिनको अमित शाह जी ने लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंतर्गत, ये आप पता होना चाहिए। एंड सहकर डिजी पे एंड सहकर डिजी लोन, ये क्या करेंगे, दे विल इनेबल इवन द स्मॉलेस्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स टू ऑफर डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज। तो छोटे से छोटे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, वो डिजिटल पेमेंट फैसिलिटीज दे सकेंगे सहकर डिजी पे और सहकर डिजी लोन के अंतर्गत, ठीक है ना। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, 2025 जुलाई में, जुलाई 2025 में गवर्नमेंट ने नई कोऑपरेटिव पॉलिसी रिलीज की थी, है ना। गवर्नमेंट ने क्या किया था, नई कोऑपरेशन नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी रिलीज की थी, जो कि रिप्लेस करेगी जो रिप्लेस कर रही है, जो कि पिछले 23 साल पहले पॉलिसी को रिप्लेस करने वाली है। 2025 से 2045 तक के लिए इस पॉलिसी को लाया गया है। विजन ऑब्वियस सी बात है, टू विकसित भारत बाय 2047 यूजिंग सहकर से समृद्धि यानी कोऑपरेटिव से समृद्धि। एंड यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स विद द थीम कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। 2025 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो मैं ये भी बता दूं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, आप लोग को दिखाता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी पूछता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछ सकता। बिल्डिंग अ बेटर वर्ल्ड टुगेदर इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। जून 19 2024 को ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में डिक्लेयर किया गया था कि 2025 विल बी द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। तो इसकी थीम क्या है, थीम है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, तो ये भी आप याद रखना, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक जो चीजें हैं, 4 लेबर कोड्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से, है ना। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात कर लेते हैं। तो अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस गया था प्रेसिडेंट का, हालांकि उससे पुराना जो जजमेंट था वो चेंज नहीं हुआ है, वो लेकिन बता देता हूँ। अब देखो, याद रखना कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 143 के अंदर एक पावर होती है, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि आर्टिकल 143 जो है, पहले बचपन में स्कूल टाइम में 143 बोलते थे ना, आई लव यू, आई लव यू को लिखते थे क्या, 143, तो मैं बोलता हूँ कि भाई प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट को आई लव यू बोलता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ठीक है ना। मतलब कि बोलता है भाई मेरे को बताओ ना क्या करना चाहिए जीवन में। तो ये 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट के बाद, जब से कोर्ट बने सुप्रीम कोर्ट, 16वां प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था। और ये किस रेफरेंस में था, ये था स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु का जो केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 142 आर्टिकल को इन्वोक करके, यानी कि 142 क्या बोलता है आर्टिकल, कि भैया कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई 3 महीने से ज्यादा, 3 मंथ से ज्यादा जो है गवर्नर बिल को अपने पास नहीं रख सकता है। तो उसी के रेफरेंस में बहुत सारे 15-20 क्वेश्चन जो थे वो प्रेसिडेंट ने बना करके दिए थे। मेन उनका ये क्या चाहते थे कि सवाल के जवाब ऐसे मिल जाएं कि हम फिर दोबारा इस केस को रिव्यू डाल दें और फिर उस जजमेंट को हटा दें। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ भाई सही बात है, हम डीम्ड असेंट तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम फिर लेजिस्लेचर का काम तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ एक और चीज है, स्टेट्स के पास अप्रोच करने का राइट है अगर डिले होता है तो। कोर्ट्स ने ये भी क्लैरिफाई किया, इफ द गवर्नर सिट्स ऑन द बिल फॉरएवर इट वुड इनवाइट लिमिटेड जुडिशियल स्क्रूटनी, द कोर्ट्स कैन नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द एक्शन। हम मेरिट्स ऑफ द एक्शन में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ लिमिटेड जुडिशियल वो तो होगी, स्क्रूटनी तो होगी। तो बाकी मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ आधे घंटे करंट अफेयर्स के जो ये लेक्चर इसमें है, जितने पॉइंट मैंने आपको बताए वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। वील मीट अगेन टुमारो। दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस।